हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 6। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही जिन छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का इतिहास शिक्षण है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और भूगोल शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आपके जो भी सहपाठी हैं जिनको इतिहास शिक्षण की लिंक नहीं मिली है, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी आसानी हो जाए स्टडी करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण के क्षेत्र भ्रमण का महत्व बताइए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि भौगोलिक यात्राओं का महत्व, ये आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं उत्तर। वस्तुएं और अपने प्राकृतिक वातावरण के अंदर उनके कार्य स्कूल में बहुत कम तथा सीमित मात्रा में मिलते हैं, इसलिए भौगोलिक यात्राओं की आवश्यकता अत्यधिक और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक छात्र की, तो वो अपने स्कूल में और अपने आसपास के वातावरण में चीज़ों को देखता, सुनता, समझता तो है, और साथ ही अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वो अपने देश की जो भी भौगोलिक स्थितियां हैं, जो भी भौगोलिक दशाएं हैं, उसके विषय में भी जानता कि किस तरह से जो अलग अलग देश के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, उनमें कौन कौन सी खनिज संपदाएं मिलती हैं, वहाँ पे कौन कौन से खाद्यान्न वस्तुएं उत्पादित होती हैं। तो एक तरह से वो सारी चीज़ें जानता। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कभी भी समय रहे तो फिर छात्रों को यात्रा के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अगर उन्हें देखने का मौका मिले तो वो और अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे और अधिगम कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक छात्र की, अगर हम बात करें दोस्तों, जो कि बिल्कुल अभी छोटा, एक छोटे बच्चे की बात करें जिसे हम कहें, तो अब तो यहाँ पर छात्र जब एक कहीं कहीं जो छात्र होते हैं जहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वो ट्रेन तक नहीं देख पाते हैं, तो जब उन्हें कभी भ्रमण पे जाने का मौका मिलता है और वो ट्रेन को वास्तव में महसूस करते हैं ट्रेन में बैठ करके, तो उन्हें बहुत आनंद आता है। सेम यही कंडीशन होती है जब एक छात्र पुस्तकों में तो सारे ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो महसूस नहीं कर पा रहा है, तो उसे जब कभी इस तरह का मौका मिलता है घूमने का, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुद को उस वातावरण में जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है और चीज़ों को जानने, सुनने और समझने की कोशिश भी करता है। इसीलिए भौगोलिक यात्राओं की आवश्यकता अत्यधिक और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब तक बालक प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, समझेगा नहीं, तब तक ले उसका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। यहाँ पर हम देखें, भौगोलिक यात्राएं तब होती हैं जब शिक्षक छात्रों के समूह को भूगोल के किसी विशेष कार्य के अध्ययन के लिए ले जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों को भौगोलिक यात्राएं करवाना, जहाँ पर शिक्षक किसी विशेष कार्य के लिए, यहाँ पर कार्य का मतलब किसी विशेष अध्ययन के लिए ले जाता है, छात्रों के जिज्ञासु प्रश्न के परिणाम स्वरूप इसके व्यक्तिगत निर्देशन भी शिक्षकों को करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब एक शिक्षक छात्रों को उनके अध्ययन के लिए कहीं भौगोलिक पर्यटन पर ले जाता है, तो छात्र वहाँ पर उस भौगोलिक
क्षेत्र के विषय में, जो उस भौगोलिक उस क्षेत्र की स्थिति है, और साथ ही साथ जो वहाँ की विशेषताएं हैं, जो वहाँ के खनिज संपदा है, जो वहाँ के खाद्यान्न है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, एक तरह से उन सारी चीज़ों के बारे में छात्र डिटेल करता है अपने शिक्षक से। और शिक्षक भी, अगर वो शिक्षक अपने विषय में अच्छे कुशल है और साथ ही अपने छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि वो अपने सभी छात्रों के प्रश्नों का सही ढंग से जवाब दे, और साथ ही वो व्यक्तिगत निर्देशन करता है। यहाँ पर व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब है कि वो अपने छात्रों की भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए प्रत्येक छात्र की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयत्न करता है, उसके प्रत्येक छात्रों को उत्तर देने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं। स्थानीय भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी भौगोलिक यात्राएं तीसरी या चौथी कक्षाओं के बालकों द्वारा की जा सकती हैं, क्योंकि उनके विषय में पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, मिट्टियाँ, कटाव तथा अन्य प्राकृतिक दृश्य होते हैं। तो दोस्तों अगर हम मिट्टी के कटान की बात करें एक शिक्षक के लिए, जहाँ पे एक शिक्षक छोटी कक्षाओं की छात्रों को पढ़ा रहा है, जो अभी तीसरी चौथी क्लास में है, तो उन्हें मिट्टी के कटान की बात अगर एक शिक्षक बता रहा है और साथ ही पहाड़, नदी, झरने, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, तो जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कल्पना शक्ति है वो विकसित नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ें यहाँ पर छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से तो कक्षा में उपलब्ध कराई नहीं जा सकती। हर चीज़ें छात्र कल्पना के माध्यम से ही सीखता, लेकिन कल्पनाएं आती कहाँ से हैं? जब छात्र कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखा रहता। जैसे कि आज की बात अगर हम करें तो आज प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से छात्र हर चीज़ें कहीं ना कहीं देख ले रहा है। लेकिन पहले की अगर बात करें तो छात्र जब सुविधा नहीं थी क्लास में, तो एक तरह से शिक्षक छात्रों को जो नज़दीकी स्थानीय भौगोलिक पर्यटन केंद्र थे वहाँ पर शिक्षक छात्रों को पर्यटन के लिए ले जाता था, और जो भी वहाँ से संबंधित भौगोलिक स्थितियाँ थी उसके विषय में शिक्षक छात्रों को अवगत कराता था। तो यहाँ पर हम बात करें पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, मिट्टी के कटान, तो एक तरह से नदी के आसपास के भ्रमण के माध्यम से शिक्षक जो मिट्टी का कटान होता है, किस तरह से अगर नदी के किनारे पेड़ पौधे लगे हैं तो पानी का बहाव मिट्टी को काट नहीं पाता। लेकिन अगर बात करें एक मिट्टी के कटान की, तो जब पेड़ पौधे नदी के किनारे नहीं होते हैं तो मिट्टी बहुत ही तेज़ी से पानी के साथ बहती है। तो वो सारी चीज़ें एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके और अच्छे ढंग से अधिगम करा सकता है। यहाँ पर हम देखिए उदाहरणार्थ में अगर बालकों को किसी नदी के समीप ले जाकर कटान क्रिया आदि को बताया जाए तो उनको ठोस ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दोस्तों वही चीज़ें देखिए यहाँ पर भी उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है कि अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाएगा तो वो उन चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है तो उसे ये बहुत ही अच्छे से पता रहता है कि कटान क्या होती है, लेकिन अगर वो एक शहरी क्षेत्र का बच्चा है तो उसे नहीं पता होगा, क्योंकि वो कभी खेत के बारे में नहीं जानता, ना ही खेत में वो गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को ये पता होता है कि जब भी सिंचाई होती है तो सिंचाई में भी कभी कभी मिट्टी का कटान होता है, जिसकी वजह से पानी दूसरी जगह बहने लगता है। लेकिन घर का बच्चा इन सब चीज़ों के बारे में अवगत नहीं होता, इसलिए अगर कभी वो भौगोलिक पर्यटन पर जाता है अपने शिक्षक के साथ तो नदी के किनारे के जो मिट्टी के कटान होते हैं उसे देखकर वो समझ सकता है। जब वो शिक्षक के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से वो चीज़ें समझता है कि किस तरह से जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं और मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार उत्पादन की खान खोदने, यहाँ पर हम देखिए इसी प्रकार उत्पादन की बात करें तो किस तरह से खान में खुदाई होती है, खेती करने की किस तरह से विधि होती है, मछली पकड़ने की एवं वृक्षारोपण की समस्याओं का बालकों का अध्ययन कराना। तो बालकों को संबंधित क्षेत्रों में ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हम बात करें
प्रत्यक्ष रूप से सीधा व ठोस ज्ञान दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किस तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया में ले जा करके, किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में ले जा करके, किसी भी अगर बात करें कपास उत्पादन की कि कपड़े कैसे बनते हैं, तो कपास किस तरह से, अगर वहाँ पे आसपास का कोई एरिया जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है, या अगर हम बात करें कागज उद्योग की, तो अगर आसपास कोई कागज उद्योग की फैक्ट्री है तो उसके विषय में भी शिक्षक अपने छात्रों को पर्यटन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके बता सकता है कि किस तरह से इसका उत्पादन होता है, इसका कचरा कहाँ जाता है, इसका जो निकलने वाला चिमनी से धुआं किस तरह से भौगोलिक जो पर्यावरण है उसको दूषित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करेगा। और साथ ही जब छात्र प्रत्यक्ष रूप से इन सब चीज़ों को देखता है ना, तो कहीं ना कहीं छात्र को इस विषय के प्रति लगाव होता है और वो कहीं ना कहीं इस विषय में रुचि लेने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में उन सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक उत्सुकता होती है, एक लालसा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें वृक्षारोपण की समस्याओं का, बालकों का अध्ययन करना, तो बालकों की संबंधित क्षेत्रों में ले जाकर प्रत्यक्ष, सीधा व ठोस ज्ञान दिया जा सकता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। जहाँ तक प्रयोग हो सके तथा संभव हो सके भूगोल शिक्षण वास्तविकता के दर्शन द्वारा ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भूगोल शिक्षण किस तरह से होना चाहिए। वहाँ पर बालकों को प्रत्यक्ष रूप से जब चीज़ों को दिखा करके बताया जाता है तो वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझते हैं। आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं भौगोलिक यात्राओं द्वारा छात्र स्वयं निरीक्षण के द्वारा ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें, चूँकि एक शिक्षक अपने लेक्चर में भी छात्रों को उस वस्तु के विषय में बताता है, उस क्षेत्र के विषय में बताता है, उस क्षेत्र की विशेषताओं के विषय में बताता है, लेकिन जब वही शिक्षक अपने छात्रों को भौगोलिक पर्यटन पर ले जाता है तो छात्र अपने पुस्तकीय ज्ञान और शिक्षक के माध्यम से जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को वो कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो चीज़ें वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है और वो स्वयं में विचार करता है और ज्ञान को ग्रहण करता है। इस प्रकार की यात्राओं से छात्रों में संगठन एवं नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है तथा स्वयं दर्शन एवं निरीक्षण के द्वारा शेष देश एवं विश्व के भागों के बारे में मानचित्र के आधार पर सही कल्पना करने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल वो प्रत्यक्ष रूप से देख करके उसी विषय में केवल जानते हैं, बल्कि इस तरह से वो कल्पना करना सीखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, इसी तरह से जो विश्व की और भी देश हैं और उनकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, वहाँ पे किस तरह से जो उद्योग धंधे हैं और साथ ही जो वहाँ के उत्पादन केंद्र हैं, खनिज संपदा है, जो भी वहाँ के रहन सहन, हर चीज़ के विषय में छात्र कल्पना करता है और जानने की कोशिश भी करता है मानचित्र के माध्यम से और अपने पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से। यहाँ पर आगे हम देखें भौगोलिक यात्राओं के माध्यम से ही छात्र एवं शिक्षकों के संपर्क में आते हैं। इनमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारियां निभाने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों एक तरह से छात्र जो एक दूसरे के सहपाठी कह सकते हैं, सहपाठियों के साथ मिलकर जो भी पुस्तकीय ज्ञान होता है उसके विषय में वो और भी दृढ़ होते हैं और साथ ही अपने शिक्षकों के साथ जो भी लेक्चर होते हैं और जो भी शिक्षकों के निर्देशन होते हैं उसको वो सही ढंग से सुनते और समझते हैं। और एक तरह से शिक्षक उन्हें जिम्मेदारियों के माध्यम से अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वहन करना भी सिखाता है कि किस तरह से जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे उत्पादन है, लोग किस तरह से अपने व्यवसाय को करते हैं। इसी तरह से छात्रों को भी अपना अधिगम करना चाहिए। एक तरह से उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराया जाता है शिक्षक के माध्यम से और उनको निर्देशन भी दिया जाता है कि आप अपने अधिगम को सही ढंग से करें। यहाँ पर हम देखें एक कुशल सामाजिक नागरिक बनने का पूर्वाभ्यास भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब एक बालक अपने भौगोलिक पर्यटन के माध्यम से चीज़ों का उत्पादन करते हुए देखता है और साथ ही अलग अलग व्यवसायों के विषय में देखता है, जानता, सुनता, समझता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक कुशल सामाजिक नागरिक बनने का पूर्वाभ्यास होता है कि किस तरह से
जो नागरिक हैं वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी अपने भावी नागरिक के रूप में देश की सेवा करेंगे, देश की उन्नति करेंगे और अपना भी सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ पर देखिए, अतः कहा जा सकता है कि भूगोल शिक्षण में भौगोलिक यात्राओं का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें दोस्तों, अगर हम अपनी बात करें तो अगर हमारे भी पेरेंट्स या फिर हमारे भी गुरुजन इस तरह की यात्राओं पर ना लेकर जाते तो क्या हमें पता चलता कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कैसे होती हैं, झरने कैसे होते हैं, नदियाँ कैसे होती हैं, या फिर सड़कें, बड़ी बड़ी हाईवे और बड़ी बड़ी जो भी समुद्र या फिर ओवर ब्रिज, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। जब तक हम खुद भी भ्रमण पे नहीं गए रहते हैं हमें भी कुछ नहीं पता होता। तो सेम कंडीशन छात्रों के साथ भी होती है कि छात्रों को इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी देना एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है। साथ ही उन्हें विद्यालय के परमिशन से भ्रमण पर ले जाना, उन्हें उनके उत्तरदायित्वों के विषय में जानकारी देना, उन्हें उनके अधिगम के विषय में जानकारी देना एक शिक्षक का ही उत्तरदायित्व होता है। तो दोस्तों इस तरह से एक शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों को भ्रमण पर भी ले जाता है और साथ ही उनके जो भी विषय क्षेत्र हैं उसके विषय में उन्हें जानकारी भी देता है और उनकी जानकारी के साथ साथ उनका मानसिक विकास करता है, उनका शारीरिक विकास करता है और इस तरह से उनका सर्वांगीण विकास होता है, जिससे कि वो भावी नागरिक के रूप में आगे बढ़ते हैं और साथ ही अपनी उन्नति करते हैं, देश की उन्नति करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।